वैल्यूएशन। अगर आपका बिजनेस क्लास स्केल पे है तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड भी ज्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड भी कम होगी। चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर आपका बिजनेस मॉडर्न टेक्निक और लेबर इंटेंसिव यूज करता है तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड ज्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिशनल टेक्निक और लेबर इंसेंटिव यूज करते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड कम होगी। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपका बिजनेस हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसका तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड ज्यादा होगी। अगर लेस है तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड भी कम होगी। डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड ज्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड कम होगी। ऐसा मार्केट जिसमें दो सेक्टर के बीच के ट्रांजेक्शन को करवाया जाता है। लाइक एक जैसे हाउस होल्ड सेक्टर जिसके पास पैसे बहुत सारे हैं, बहुत मान लो सेविंग्स, जो अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और उस डिपॉजिट को बैंक प्रोड्यूसर सेक्टर को लोन की तरह देते हैं कि वो अपने यूज में ला सके। फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टम कह सकते हैं उसे, जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है दो सेक्टर के बीच में। और and mobilizing the finance and channelizing into a productive use। जैसे हमने बैंक ने क्या किया, फाइनेंस को हाउस होल्ड सेक्टर से लेके प्रोड्यूसर सेक्टर तक पहुंचाया तो उस होगा। और प्राइस फैसिलिटेड टू प्राइस डिस्कवरी। इसमें एक तरह से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उस किसी भी चीज का नहीं उस डिमांड से हम उसके प्राइस को डिस्कवर कर सकते हैं, उसकी डिमांड कितनी है और उस पर हम उसके प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं। मोर प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ये बोल सकते हैं कि उसमें मोर लिक्विडिटी होती है। हम कभी भी स्टॉक मार्केट की चीजों को और स्टॉक कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनसे डील करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे डिवेंचर्स, हमारे शेयर्स होते हैं जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट में क्रिएट और क्या कहते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दो होते हैं, एक बोरोअर्स, एक सेवर्स। जो हमारे जो सेवर्स होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से रिलेट करते हैं और जो हमारे जो मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी अगर कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी उन पैसों को ऐसी जगह लगाएगी जिससे हमें प्रॉफिट, उन कंपनी को प्रॉफिट हो सके। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मतलब वो हमें अच्छा रिटर्न देगी जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। एक तरह से होता है पैसों को मतलब मोबिलाइज करना, मतलब कि मूव करना। तो क्या अगर हम मतलब इंट्रोड्यूस किया था और वैसे डिमोनेटाइजेशन डेफिनेशन ये होती है कि विड्रॉवल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द लीगल स्टैंडर्ड फॉर इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बॉर्डर्स ऑफ ब्लैक मनी थी और इसलिए डिमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें वो 500 and 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया। इसमें डिमोनेटाइजेशन का परसेंटेज 86% था और इसका इम्पैक्ट और इसके फीचर्स हैं। तो इसके फीचर डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि इससे कैशलेस इकोनॉमी को फोर्स किया गया और इससे इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी को डेवलप किया। टैक्स होते हैं, पहले होता है
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जैसे तुम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है और इसमें लार्ज कैपिटल होती है और इसमें लो कॉस्ट होती है और कैपिटल भी लो चलती है। और रियलाइजेशन का पूरा कंप्लीट मीनिंग होता है कि हम उसको उसकी जिम्मेदारी भी सौंपना होता है। रियलाइजेशन इसकी मीनिंग होती है रियलाइजेशन मीन्स assuming to given the work to their the giving the to authority of to its and रियलाइजेशन को समझने से पहले हम उसके एलिमेंट को भी समझना जरूरी है, वरना उसका फुल मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। हम तीन टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है अथॉरिटी, तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। हम दो तरह से उसे ले सकते हैं, या तो टू के थ्रू या तो फॉर्म के थ्रू। टू में अगर हम सुपरवाइजर अगर अपने सब कोऑर्डिनेटर को अथॉरिटी देता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, टू के थ्रू होता है अगर वो अपने done with the aim of achieving goals efficiently and effectively. Features of management. Management is a goal-oriented process. Management is all pervasive. Management is multidimensional process. Management is continuous process. Management is group activity. Management is dynamic function. Group management is process. Sorry. दो सेक्टर्स के बीच में डील करती है, एक जहाँ फाइनेंस अवेलेबल है और दूसरा जहाँ फाइनेंस की जरूरत है। जैसे कि हाउस होल्ड से फाइनेंस उठा के और प्रोड्यूसर सेक्टर में डाल दिया। फाइनेंस मार्केट का तीन सेक्टर है, मोबिलाइजिंग जॉब सेविंग्स एंड इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज। इसमें होता है हाउस होल्ड सेक्टर बैंक में पैसे जमा करते हैं जिससे कि प्रोडक्टिव यूज में काम आते हैं, जिसको चाहिए वो उसको लोन दे सके और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके अपना बेनिफिट पा सके। दूसरा प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे हमारे एसेट्स हैं उस पर हमें कभी भी लिक्विडिटी चाहिए, कोई भी इमरजेंसी होती है तो उन्हें फाइनेंस मिल सकते हैं बहुत कम टाइम पर। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट को हम फाइनेंशियल सिस्टम भी सिस्टम है जो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम दो सेक्टर्स के बीच में एक्ट एज अ मीडिएटर, जो उसका काम होता है पहले सेक्टर से जहाँ पे फंड्स की अवेलेबिलिटी है, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, से फंड्स को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे सेक्टर में प्रोवाइड करना जहाँ पे फंड्स की नीड है, दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। एंड अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम is that system. Financial system helps in transforming the finance from the sector where it is available in surplus to the sector where there is a need of this finance. अब क्वेश्चन यहाँ पे उनके पास फाइनेंस है तो फाइनेंशियल मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेगी जब तक उन्हें कोई बेनिफिट या फिर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो अपने पैसे बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकती है क्योंकि वो 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर पब्लिक ने अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट किए तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो काफी कम होता है। अगर हम वही सेविंग्स अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे जो रिटर्न आता है जैसे कि डिविडेंड और इंटरेस्ट वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैंक जो हमें प्रोवाइड करती है। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न तो मिलता ही रहेगा और जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो एक जगह एज अ सिक्योर है, वो एक जगह और सिक्योरिटी भी है इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्यों फाइनेंशियल मार्केट को क्या बेनिफिट है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को
ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं तो उन्हें कमीशन मिल जाता है। तो दोनों का प्रॉफिट है यहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर का भी और फाइनेंशियल मार्केट के अंडर जो काम करते हैं उनका भी है। अब हम फंक्शंस की बात करें तो इसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। फर्स्ट, मोबिलाइजेशन बताया था। अब सेकेंड फंक्शन है फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी। अब इसमें हमें पता है कि किसी भी गुड्स की प्राइस उस मार्केट के फोर्स जो होता है जिसके सप्लाई और डिमांड उस पर ही डिपेंड करता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कि वो अपने शेयर्स के जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है वो डिटरमाइन कर सके। अगर उनको नहीं पता है कि उनके जो शेयर के मार्केट में उनका डिमांड क्या है, जब तक उन्हें डिमांड नहीं पता चलेगा, तब उन्हें प्राइस नहीं पता चलेगी, तब वो RHP वो लॉन्च करते हैं मार्केट में, जिसका फुल फॉर्म है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, A to Z कंपनी क्या काम करती है, उसका प्रॉफिट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड। पर 2 चीजें नहीं होती, पहली कि नंबर ऑफ शेयर वो कंपनी कितना इशू करना चाहती है और किस प्राइस पे इशू करना चाहती है। तो जो पब्लिक इंटरेस्टेड होते हैं वो उस प्रोस्पेक्टस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, देन उनको जितने भी शेयर्स चाहिए वो उस फॉर्म पे फिल कर देते हैं और उनको कितने प्राइस पे चाहिए वो फिल कर देते हैं। तो जो सारी एप्लीकेशन है वो कंपनी के पास रिसीव हो जाती है। अब कंपनी उस सारी एप्लीकेशन को देख के ये पता करती है कि मेरे शेयर्स जो है, मेरी कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और पब्लिक कितने प्राइस पे एक्चुअली परचेज करना चाहती है। तो ये तो बेनिफिट या फिर अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूसर सेक्टर को मिल गई कि हम कितने शेयर्स को इशू करें और कितने प्राइस पे करें। सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एसेट होता क्या है? फाइनेंशियल एसेट वही होता है जिसके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, कमर्शियल पेपर, उसी को फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब लिक्विडिटी का भी मीनिंग पता होना चाहिए। लिक्विडिटी का मीनिंग होता है हम उसको कैश में तुरंत कन्वर्ट कर ले। अगर कोई भी चीज है उसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो लिक्विडिटी टर्म हम यूज करते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट हम क्यों बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स मोर लिक्विडिटी? इसका मेन रीजन है कि जो सेलर्स एंड बायर्स ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज के जो सेलर्स और बायर्स हैं वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं, 24 आवर हम कह सकते हैं अवेलेबल। अब अगर कोई बायर और सेलर 24 आवर अवेलेबल है तो इट इज वेरी इजी टू परचेज और सेल द सिक्योरिटी। इसलिए हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मुझे बिल्डिंग सेल करनी है या फिर लैंड सेल करनी है तो उसके लिए मुझे बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। बायर्स की जो बैकग्राउंड है वो भी तो पता करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। बट फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। देन फोर्थ फंक्शन इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें ये होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मुझे कोई बिल्डिंग सेल करनी है तो मुझे, और फर्स्ट इसमें अगर मुझे कोई बिल्डिंग सेल करनी है तो मुझे एक ब्रोकर चाहिए या फिर मीडिएटर चाहिए जो मुझे उस जो पर्सन है जिसको बिल्डिंग खरीदनी है या फिर वो बायर है उस तक मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दे, तो वो फ्री में करेगा नहीं, वो बहुत ज्यादा कमीशन लेता है और हमें वो पे करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बट इन फाइनेंशियल मार्केट सेल जो इसमें भी ब्रोकर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, ब्रोकर्स इसमें भी होते हैं, बट इनमें जो हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही कम होता है। तो एक तो ये बेनिफिट मिल जाएगा कि सेल जब हम कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है? मेन ट्रांजेक्शन में जो एडिशनल कॉस्ट हमें लग रही है, जो हम फॉर एग्जांपल अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसमें और भी एडिशनल कॉस्ट लगी होती है, उसी को हम कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कहते हैं और वो बहुत ही कम होता है फाइनेंशियल मार्केट में। क्या होता है ये सब तो फलाना निकाला तो अभी सब पता चलेगा। हाँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक एज अ मीडिएटर काम करता है जो कि सप्लायर ऑफ फाइनेंस और बोरोवर ऑफ फाइनेंस के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है। उसके बाद आगे इसको क्या फायदा है, तो इसको मतलब लोन्स में जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और जो ब्रोकरेज और कमीशन होता है वो इसकी जो मतलब इनकम एज ए इनकम कह सकते हैं वो इनकम होती है। उसके बाद इसके फंक्शंस, तो फंक्शंस के मेनली 4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है mobilization of savings and channelizing to their productive use। इसका मतलब ये होता है जो भी हम अपने इनकम जो रख रखे हैं, मतलब सेविंग्स जो रखा हुआ है
वो ऐसे रखे रखे तो हमारा इनकम जनरेट हो नहीं रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम कहीं मूव करेंगे, मतलब अपनी सेविंग्स को कहीं पे ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ से हमारा इनकम या भी मतलब इंटरेस्ट वगैरह जो हमको प्रॉफिट अर्न हो। उसके बाद सेकंड है हमारा फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। हाँ, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये होता है जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में होता है उसकी जो रेट होती है या प्राइस होती है वो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग मतलब कि हमको पता चलता है कि लाइक डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। तो इसमें ये फाइनेंशियल मार्केट हमारा हेल्प करता है इसको डिटरमिनेट करने में। और थर्ड पॉइंट है इसका प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें जो लिक्विडिटी ये प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि ये इन कैश मतलब हमारे फाइनेंशियल मार्केट में जो इन्वेस्ट है हमारा वो हम तुरंत इनकैश कर सकते हैं। हमारे पास काफी टाइम्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल होती है वहां पे। उसके बाद आता है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट ऑफ परचेज है, लो कॉस्ट परचेज। तो इसमें क्या होता है जो हम कहीं अगर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारी ब्रोकरेज की कमीशन की वगैरह जो कॉस्ट लगती है इसके मतलब परचेज और सेल पे जो कॉस्टिंग लगता है हमारा वो कम होता है। यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं जो होते हैं वो लो होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही जो होते हैं हमारी बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी होती है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम अपना मतलब पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो उतना इन्फॉर्मेशन हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हाँ इसके टाइप्स फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, उसके बाद कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक वो मार्केट होता है जो कि शॉर्ट टर्म फंड रेज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि जिसका ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर होता है। और इसके फंक्शंस, हाँ इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं एक तो इसका मोर लिक्विडिटी होती है, लो कॉस्ट ऑन परचेज होता है। और Today I'm going to represent a topic on financial management and the role of financial management and its objective. The financial management is a operational activity of a business which is basically operated for finance. It is a finance management where the management of finance occurred. Management of finance is very important role in business. If financial management is not there, तो business हमारा further move नहीं कर पाएगा because in financial management 3 main questions arises कि हमारे फाइनेंस आए कहाँ से, कि हम फाइनेंस लाए कहाँ से। एंड सेकंड विल बी फाइनेंस आए कहाँ से और कौन से सोर्स से आए, कौन से डिफरेंट सोर्स से आए। एंड थर्ड वन इज हमारा फाइनेंस जो हाउ मच प्रॉफिट will be earned from different sources. Okay, now we will going to discuss about the roles of the financial management. The financial management has 5 roles. First one is determination of fixed assets. Fixed asset is an important contribution in a business organization. Under financial management, fixed assets is a fixed management is a Before we discuss the financial management, what is financial management? Financial management is an efficient of acquisition and utilization of finance and distribution of finance for the smooth functioning company. We discuss all about fully explanation. But first of all, एक्वाजिशन मीन्स मतलब एक्वायर, कुछ चीज कहाँ से हम एक्वायर करेंगे, मतलब कोई फंड एंड जो कि हमारा कैश है कहाँ से एक्वायर करेंगे। तो हमारे फंड 2 तरह के फंड्स होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड्स में शेयर होल्डर्स
एंड अदर्स आ जाते हैं और बोरो फंड्स लोन एंड बैंक से लेते हैं हम लोग फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, हम जो फंड्स हमने वो फंड्स बोरो किए हैं उसको हम कहाँ यूटिलाइज करें, तो हम फिक्स कैपिटल या करंट वर्किंग कैपिटल में हम उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन दोनों यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस को हम डिसीजन भी बोल सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस में हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ मच टू सेव फॉर फ्यूचर, ये दोनों हमारे डिविडेंड डिसीजंस में आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले समझने से पहले हम प्लानिंग समझेंगे। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जो की जाती है फ्यूचर के रिगार्डिंग की जाती है कि हमें कैसे मतलब कैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, किसके लिए करना है, क्या करना है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव हो वो इजिली अचीव हो जाए। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर जब फ्यूचर के रिगार्डिंग करता है कि कैसे हमें अपने फाइनेंस को प्रिक्योर करना है, मतलब कौन से सोर्स से हमें अपने फाइनेंस लेने हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है हमें फंड्स के, एंड थर्ड कि मतलब हमें कहाँ यूटिलाइज करना है अपने फंड्स को, तो उसे ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। और मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग वो होती है जब हम अपने और फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है बेसिकली डिटरमाइंस करता है 3 चीजों को। पहले तो कि हमें अपने फंड्स कितनी रिक्वायरमेंट है हमें फंड्स के ऑर्गेनाइजेशन में और कहाँ से हम रिक्वायरमेंट करें अपने फंड्स को, मतलब किस सोर्स से हम फंड्स को लें, एंड थर्ड कहाँ हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने फंड्स को। अब नाउ आई टेल यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग फर्स्ट स्टेज होता है इसका कि हमें डिटरमिनेशन करना पड़ता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि हमें फिक्स फाइनेंशियल मार्केट फर्स्ट सेक्टर इज हाउसहोल्ड सेक्टर एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर। और इनके बीच में हमारा काम करता है होता है फाइनेंशियल सिस्टम के बैंक आता है उसमें, और कैपिटल मार्केट है जिसमें हमारा स्टॉक मार्केट आता है, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, बैंक में भी आप डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हैं। और ये बढ़िया काम करते हैं। तो जो कोई बिजनेस होता है उसको रन करने के लिए हमें 2 टाइप की नीड ऑफ कैपिटल होती है। पहला फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। पहले हम फिक्स कैपिटल जानेंगे फिर वर्किंग कैपिटल को। जो फिक्स कैपिटल होते हैं वो कैपिटल होते हैं जो हम अपने नॉट फॉर सेम पर्पस बट बिजनेस को रन करने के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं या जो खर्च करते हैं, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, इन सब पे जो हम परचेज करने से पैसे खर्च करते हैं वो हो गया हमारा फिक्स कैपिटल। और इससे हम सेल नहीं करते, इससे हम अपना बिजनेस यूज करते हैं। जैसा जिससे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो बिल्डिंग लैंड वगैरह परचेज करेगा, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वो मशीनरी वगैरह परचेज करेगा। और इसके 5 फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करता है, मतलब कि किस टाइप से फिक्स कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे ना करें। तो पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 नेचर होते हैं बिजनेस के, या तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग होगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको फिक्स ऑफ कैपिटल की ज्यादा नीड होगी क्योंकि मशीनरी खरीदो, फिर रॉ मटेरियल वगैरह बहुत बड़ा काम होता है, तो इसके लिए उसको फिक्स कैपिटल वहाँ पे ज्यादा नीड होती है। और दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें सेल एंड परचेजिंग होता है, तो उसमें मतलब उतनी नीड नहीं होती, बट होती है, बट मैन्युफैक्चरिंग के बराबर में कम होती है। और दूसरा होता है इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो वहाँ पे हमारी फिक्स कैपिटल की नीड ज्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे स्मॉल स्केल की बिजनेस है तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल थोड़ी नीड कम होगी, बट होगी। तीसरा होता है चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर हम मॉडर्न टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे कैपिटल की नीड ज्यादा होगी क्योंकि मशीन वगैरह महंगी आती है। और दूसरा होता है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव और ट्रेडिशनल टेक्निक। अगर हम वो यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे कैपिटल नीड की कम नीड होती है। चौथा होता है इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर हमें लग रहा है कि इस बिजनेस का फ्यूचर में ये ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे, तो इसमें हमें अपने मतलब और भी चीजें इन्वेस्ट करने जहाँ पे मतलब काम है कि हमें लग रहा है कि नहीं करेगी तो वहाँ पे कम करेंगे खर्च, उतना खर्च नहीं करेंगे, तो फिक्स कैपिटल यूज नहीं होगा वहाँ पे। और पांचवा होता है इसका डाइवर्सिफिकेशन। जो डाइवर्सिफिकेशन होता है ये उसमें ये होता है कि एक एंटरप्राइजेस कितने टाइप के, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट वो बेच रहा है तो उसको ज्यादा नीड ऑफ कैपिटल नहीं होगी, लेकिन वहीं पे दूसरी कंपनी एंटरप्राइजेस से जो वन प्रोडक्ट नहीं मतलब मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स यूज बेच रहा है तो उसको ज्यादा कैपिटल की नीड होगी।
अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। तो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स में यूज आती है। वो कैपिटल होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल 5 अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस, जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वाला होता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल पे वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होगी, ट्रेडिंग में कम होगी। तो बेसिकली होता क्या है, दो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, हाउस होल्ड सेक्टर और पूरे सेक्टर होते हैं। तो बाकी का हम दो सेक्टर की बात करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, पूरे सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसके पास फंड्स, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक मीडिएटर काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें दो मीडियम होते हैं, बैंक एंड कैपिटल मार्केट, इसको हम जनरली स्टॉक मार्केट नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो इनकम जनरेट होती है एज इंटरेस्ट ऑफ लोन एंड और ब्रोकरेज कमीशन के जरिए। हम डायरेक्ट फंक्शन के पॉइंट पे आता है, ठीक है सर। जो फंक्शन होते हैं इसके पहले होता है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ प्रोडक्टिव यूज। मोबिलाइजिंग मतलब कैसे जो सेविंग्स में पैसे पड़े हुए हैं हाउस होल्ड सेक्टर के पास, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा, मार्केट में इकोनॉमी को डेवलपमेंट यूज नहीं हो रहा, उसके एसेट्स को उठाया जाए, मतलब मोबिलाइज किया जाए। तो बैंक क्या करता है, जनरली इसको क्या बोलते हैं, मोबिलाइज करता है, ठीक है। और मोबिलाइज करता है बैंक, ठीक है, उसके डिमांड वैल्यू करता है, उसके बेसिस पे क्या बोलते हैं, उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और जो प्रोड्यूस सेक्टर होता है इसको फंड्स की नीड होती है, बेसिकली जो फंड्स की नीड होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोवाइड होता है एज ए इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए 11% उसको इंटरेस्ट दिया, 11% उसको इंटरेस्ट दिया, तो और जो जिसने डिमांड वैल्यू किया था हाउस होल्ड सेक्टर उसको 4% दे दिया। और बैंक को जो इनकम जनरेट हुई है 5% इनकम जनरेट हुई, ठीक है। जो इनकम जनरेट हुई है उसको हम जो प्रॉफिट होता है बैंक को उसको जनरली स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया फैसिलिटेट ऑफ प्राइस डिस्कवरी, मतलब फैसिलिटेट मतलब होता है इजीली, इसमें क्या होता है ना, प्राइस डिस्कवरी करना बहुत इजीली होता है। और ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या बोलते हैं, इसको प्राइस क्या बोलते हैं। थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा, देखो पैसे तो आप सबने ही बोला है ना, बहुत अच्छा बोला एंड काफी इंप्रेसिव था, नो डाउट। बट द पॉइंट बीइंग ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है। पता क्या होता है, हमारे अंदर एक डर है कि हम क्या बोलेंगे यहाँ जाके, वही डर तो खत्म करना है। अगर मैं चाहूँ, मैं लिटरली मेरे पास इतना समय नहीं है बेटा कि मैं 2-2, 3-3 घंटे अपने बुला के बैठा के किसी की स्पीचें करवा लूं, 2-2 घंटे तक बैठे तो थे, राइट। बट इसका आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट पड़ेगा यू डोंट नो, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। आप अगर छोटी गली चीजों को रट्टा मार रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में, भूल जाओगे क्या? आपने बचपन में जितनी चीजें रटी हुई थी याद है क्या आपको? आई डोंट थिंक सो। ABCD के अलावा आपको कुछ याद होगा, है ना? नॉर्मली हमें याद नहीं होता। तो द पॉइंट बीइंग बेटा वो चीजें रट के फायदा क्या है? इवन तो मैं आपको 11th क्लास का कुछ पूछूं आपको वो भी याद नहीं होगा। पानी है सर। अब वहां पे दिक्कत क्या आती है बेटा कि हमें चीजें क्या करनी है, रटनी है, नो, राइट। अगर ये सब चीजें, ये जो मैंने आज करवाया है, ठीक है, इसका कारण ही बेटा क्या है, आपके अंदर की जो हेजिटेशंस है उसको बाहर निकालना, ठीक है। आपके अंदर की क्या हेजिटेशन, आपके अंदर की हेजिटेशन को बाहर निकालना। दूसरा भैया प्रोफेशनल एटिकेट्स आपको सिखाना। आई हैव सीन जब ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर या कोई बच्चा यहाँ पर बोल रहा था तो कुछ बच्चों का एटीट्यूड थोड़ा अजीब लगा मुझे, ठीक है। ड्यूरिंग द जब ऐसे कोई सेमिनार चल रहे होते हैं या कुछ ऐसी काउंसलिंग हो रही होती है ना, सबसे पहले तो आपके मोबाइल फोन्स ऑफ होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पानी पीने का एक समय होता है, ठीक है। जब कोई लेक्चर चल रहा है उसके दौरान ही सबको पानी पीना है। भाई सुन तो लो अगला बंदा क्या कह रहा है। मैंने क्या कहा था, गुड लिसनर बनना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप अच्छा बोल भी पाओगे। पेशेंस, पेशेंस सुना था ना, ये चीजें बहुत जरूरी है बेटा लाइफ में, ठीक है। और जैसा फॉर एग्जांपल मैंने लिटरली मैं बहुत डिसअपॉइंट रहता हूँ उन सब चीजों से जो मुझे इनडिसिप्लिन लगती है। क्लास में अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, बीच में लिटरली पानी पीना, फोन का यूज करना, एक दूसरे से बातें करना, ये मैंने ऑब्जर्व करे ड्यूरिंग द काउंसलिंग। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे थे उसके दौरान भी मैंने देखा। तो वो सब चीजें आपको सुधारनी है ना, आपको जाना है ऊपर, आपके टारगेट्स बड़े होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ 12th में कुछ परसेंटेज ला के बेटा नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, और मार्क्स के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे रहो ताकि तुम्हें कुछ चीजें सीखने को मिले। इसलिए मेरा पर्पस भी ये रहता है बेटा कि यहाँ पर जो आपके साथ
अदरवाइज बिजनेस लिटरली बता रहा हूँ, शायद ही बिजनेस बेटा इस तरीके से आपको पढ़ाए जाते हुए कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्निंग ऑफ मनी मोटिव नहीं है, यहाँ पर मोटिव क्या है बेटा कि आप कुछ सीखें, ठीक है। इसको बंद कर